आदाब नाजरीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल उसका। नाजरीन, इंफॉर्मेशन ओवरलोड के इस जदीद दौर में जहां पर हर दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएटर है और इस दौर में जहां पर हमारे पास बाज़ औक़ात जो भी इंफॉर्मेशन आती है हम बिना सोचे समझे उस पर यकीन कर लेते हैं, इस बीच एक अहम कंसर्न सामने आता है और वो है मिस इंफॉर्मेशन। नाज़रीन, हम इस बात से भी बखूबी वाकिफ़ है कि मीडिया हमारे ज़िंदगियों में एक अहम रोल अदा करता है, चाहे वो हमारे बिलीफ्स को शेप करने में हो या चाहे हमारे ओपिनियंस को शेप करने के लिए। नाज़रीन, इस बीच ज़रूरी है कि जो हमारे कौम के नौजवान हैं उनको हम मीडिया लिटरेसी फराहम करें, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को हम प्रमोट करें। तो क्यों ज़रूरी है कि हमारे तालीमी इदारों में इस क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जाए? इस सब चीज़ों के लिए क्या टूल ज़रूरी है, क्या स्ट्रैटेजीज ज़रूरी है, इस शुमारे में आज यही सब डिस्कस करेंगे। और आज के इस शुमारे के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी इन एजुकेशन। और इस खास मौजू पर बात करने के लिए आज अपने स्टूडियो में जिन मेहमानान को हमने दावत दी है, आइए नाजरीन उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सईद विलायत हुसैन रिजवी जी। आप बहैसियत रजिस्ट्रार क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ी हुई है, आप हैं प्रोफेसर सईदा अफशाना। आप मीडिया एजुकेशन रिसर्च सेंटर कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहैसियत प्रोफेसर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। हमारे साथ और एक दोस्त भी जुड़ी हुई है, या उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है महविश रशीद, आप एक तालिब इल्म है। आप सब मेहमानान का बहुत बहुत इस्तकबाल। तो ये जो हमने आज मौजू चुना है ये काफ़ी अहम है और बगैर किसी और चीज़ पे हम बात करें, हम सीधे विलायत जी आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे पहले जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या है, इसको ये क्यों ज़रूरी है? मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर देखें या आज की इस मीडिया ड्रिवन वर्ल्ड में क्रिटिकल थिंकिंग की क्या अहमियत है आपकी नज़र में? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया लोगों के सामने आने का। रहा सवाल क्रिटिकल थिंकिंग का, क्रिटिकल थिंकिंग एजुकेशन का एक प्राइमरी टूल है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है किसी भी चीज़ की जानकारी करना, इसकी ऑथेंटिसिटी देखना। ये तीन चीज़ों पे मुनहसर है, क्या, कैसे और क्यों। अगर हम क्या की बात करेंगे, दैट इज नॉलेज डिसेमिनेशन, नॉलेज क्रिएशन। कैसे और क्यों, ये चीज आती है क्रिटिकल थिंकिंग में। जब हम रिसर्च की तरह जाते हैं या नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज राइटिंग में जाते हैं, नॉलेज डिसेमिनेशन में जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक ज़रूरी टूल है जिसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन की क्रेडिबिलिटी देखी जाती है। हमारा कुरान जो है इसमें एक सूरा डेडिकेट है क्रिटिकल थिंकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कला सौफ तअलमून सुम्मा कला सौफ तअलमून कला ला तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमिन अन्निन नईम यौमइज़िन अन्निन नईम। अगर आप इस सूरा में देखेंगे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी, तीन ज़रूरी चीज़ें आपको मिलेगी जिनसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, जिससे थियोलॉजी डेवलप होती है, जिससे मैच्योरिटी ऑफ माइंड आती है। इल्मल यकीन, नोइंग वॉट एवर इज अवेलेबल, किसी की चीज़ की जानकारी हासिल करना, इल्मल यकीन। आग जल रहा है, दिस इज इल्मल यकीन। ऐनल यकीन, अपनी आंख से, अपने माइंड से, ऐन तो चश्म है लेकिन अपने माइंड को अप्लाई करना क्यों है, कैसे है, दिस कम्स इन क्रिटिकल थिंकिंग। देन अन्य नईम, जब हम रिसर्च में जाते हैं तीन चीजों से हमें गुजरना होता है क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए। एक ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करते हैं नेचर को, but with why and how in mind. Knowledge spreads when why and how is corroborated with what. What simply is a knowledge without scientific background.
इसकी क्रेडिबिलिटी हम कैसे देखते हैं? हम जब भी रिसर्च में जाते हैं, हम कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद हम रिव्यू करते हैं लिटरेचर का। जब हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं, हम देखते हैं इसमें पहले अगर काम किसी ने किया है, कहां तक किया है, फलाना ने क्या कहा, फलाना ने क्या कहा, फलाना क्या, जैसे आप आज सोशल मीडिया में देखते हो, बात एक ही होती है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाजों में इसको बयान करते हैं। अब क्रेडिबिलिटी देखनी है, क्या वही चीज है? बात एक है, पकड़ो मत छोड़ो। इसको हम बोल सकते हैं पकड़ो मत छोड़ो भी, या पकड़ो मत छोड़ो भी। दिस इज हाउ क्रिटिकल थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेयर क्रिटिकल थिंकिंग प्लेज रोल। एक हाइपोथेसिस डेवलप होती है जब हम डिफरेंट लिटरेचर्स को देखते हैं, किसी नजरिया से, एक एंगल से, दूसरे एंगल से, तीसरे एंगल से देखते हैं। हाइपोथेसिस एक इंटेलिजेंट गेस है जो हम अपने माइंड में लेते हैं आफ्टर ऑब्जर्विंग डिफरेंट लिटरेचर्स ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, ये इल्मुल यकीन आता है कुरान की लाइट में। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंटेशन में जाते हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी है। जब हम इस एक्सपेरिमेंटेशन में जाते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व करते हैं। इसमें हमारी हाइपोथेसिस जो होती है ये टेस्टिफाई होती है, एंड ये एक थ्योरी की शक्ल इख्तियार कहती हो जाती है, जिसको हम ऐनुल यकीन कहते हैं। थ्योरी और हाइपोथेसिस में ये फर्क है, हाइपोथेसिस इज एन इंटेलिजेंट गेस, लेकिन जब हम थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी इज अ स्टेटमेंट बैक्ड बाय एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सो जब आप व्हाई एंड हाउ यूज करेंगे, तब किसी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे आप आ जाएंगे, तब आप सेकंड स्टेज पे आएंगे, जिसको हम ऐनुल यकीन कहते हैं। तीसरा स्टेज पब्लिकेशन, फिर आप पब्लिसाइज करते हैं जो आपकी ये लिटरेचर में, क्रिटिकल थिंकिंग में जो आपको ये आ जाता है, जो आपने कॉन्सेप्ट इवॉल्व किया, ये आप पब्लिश करते हैं, रिपब्लिश करते हैं, ये दूसरे लोग देखते हैं। जब वो भी ऑथेंटिकेट करेंगे इसको, तो इट बिकम्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको हम हक्कुल यकीन कहते हैं, जिसको हम थर्ड स्टेज ऑफ द इरफान या थर्ड स्टेज ऑफ द लर्निंग कहते हैं। दिस इज हाउ इट गोज। क्रिटिकल थिंकिंग मॉडर्न ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 2022 से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की है, और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत जोर है, क्योंकि एबिलिटी हमने देखी है, गॉड हैज गिफ्टेड अ ब्रेन टू एवरीबडी, द ब्रेन इज सेम, इट्स वेट इज सेम, इट्स पार्ट्स आर सेम। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू यूटिलाइज द ब्रेन। जिस तरीके से आपने क्रिटिकल थिंकिंग का जिक्र किया और हमारे नाज़रीन को समझाया, बहुत खूब तरीके से आपने क्रिटिकल थिंकिंग पे रोशनी डाली। आपसे और मज़ीद चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अफसाना जी आपकी तरफ रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप बहसत प्रोफेसर मीडिया रिसर्च सेंटर में काम कर रही है, आपसे हम जानना चाहेंगे, जहाँ तक क्रिटिकल थिंकिंग का ताल्लुक है और जहाँ तक मीडिया लिटरेसी का ताल्लुक है, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दो चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक है और मीडिया लिटरेसी क्यों अहम है? जी, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा। दो चीज़ों की आपने बात की, एक क्रिटिकल थिंकिंग की, जिसपे सर ने बहुत अच्छी तरह कुछ चीज़ें वाज़ेह की, और फिर मीडिया लिटरेसी की। देखिए, मीडिया लिटरेसी जो है, पहले मैं ये बताऊँ कि मीडिया लिटरेसी क्या है और ये कितना क्लोजली रिलेटेड है टू क्रिटिकल थिंकिंग। मीडिया लिटरेसी में हम ये चाहते हैं कि जो मीडिया यूज़र्स हैं, स्पेशली अगर हम यूथ फोरम के इस प्रोग्राम में है, तो मैं यूथ की ही ज़्यादा बात करूँगी। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस हुए हैं जहाँ पे ये देखा गया है, इवन पेव रिसर्च सेंटर एक काफ़ी फेमस रिसर्च सेंटर है, उन्होंने 2018 में बहुत सर्वे किया और एक पर्टिकुलर यूथ ग्रुप को उन्होंने ले लिया, जो कि एक टीनेज ग्रुप था। तो उन्होंने देखा कि 97% जो टीनेजर्स हैं, वो ज़्यादातर जो अपना इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस करते हैं, वो सोशल मीडिया से करते हैं। तो 97%, और उन्होंने ये भी देखा कि 45% ऑफ दीज टीनेजर्स वो कॉन्स्टेंटली ऑनलाइन होते हैं, यानी कि वो अक्सर, आप ये कहिए कि वो खाते पीते सोते जागते ऑनलाइन मीडिया के साथ होते हैं। तो ये हमें ये दिखाता है कि यूथ का कितना कनेक्शन है मीडिया के साथ, वो कितना यूज कर रहे हैं मीडिया। और फिर अगर हम इंडिया की बात करें,
تو جو ریسنٹ ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس پہ یہ پتا چل رہا ہے کہ رائٹ ناؤ پورے دنیا میں انڈیا از اے ینگ کنٹری اس لیے کیونکہ جو ایک 35% پاپولیشن ہے، مور دین 35% پاپولیشن جو اس وقت انڈیا کی ہے وہ مور دین 35 ایئرس اولڈ ہے، یعنی کہ وہ 35 ایئرس کا ایک جوان جو ایک ٹین ایجر اسٹیج سے نکل کے پھر ایک ایڈلٹہڈ میں آ جاتا ہے، وہ ایک چنک ہے، میجر چنک ہے، اور وہ کتنا استعمال کرتے ہیں آن لائن میڈیا. اس سب سناریو کو دیکھ کے میڈیا لٹریسی کا جو امپورٹنس ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب میڈیا لٹریسی ہے کیا؟ میڈیا لٹریسی یہ ہے کہ یہ جو آپ سوشل میڈیا، یہ جو آپ بہت ریسورسز سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں یا اس کو ایکسیس کرتے ہیں، آپ کی جو رسائی ہے، آپ کیسے اس کو اینالائز کرتے ہیں، اس انفارمیشن کو، آپ اس انفارمیشن کو کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں، اور آپ اس کو رائٹلی اینالائز اور رائٹلی ایویلویٹ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ میں ایک کریٹیکل تھنکنگ کیپیسٹی نہیں ہوگی. تو میڈیا لٹریسی یہ ہے کہ جو آج کل ہم اس انفارمیشن کی بات کرتے ہیں، ہم فیک نیوز کی بات کرتے ہیں، ہم واٹس ایپ فارورڈز کی بات کرتے ہیں، ہم واٹس ایپ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، جہاں پر جو کچھ آپ کے پاس آتا ہے آپ وہ دیکھتے ہیں اور بنا اس پہ سوچے سمجھے آپ وہ شیئر کر لیتے ہیں، یا بنا سوچے سمجھے زیادہ اس پہ سوچنے کی آپ زحمت گوارا نہیں کرتے. اور بابا ہمارے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا وزن اٹھاتے ہیں. کتنا پسینہ بہاتے ہیں. کڑاکے کی ٹھنڈ سے لڑتے ہیں. ہمیں مضبوط بناتے ہیں بابا. پر بابا کو مضبوط کون بناتا ہے؟ مودی جی. 1.5 گنا MSP دے کر، کسان سمان کا اپہار دے کر، آن لائن منڈیاں کھول کر، فصل بیمہ کا کوریج بڑھا کر، نینو یوریا کی بڑی طاقت دے کر، بیج سے بازار تک مضبوط کڑی جوڑ کر. میرے بابا مضبوط تو دیش مضبوط. تھینک یو مودی جی. سشکت کسان مودی سرکار کی گارنٹی. پوجا جاب چھوڑا پھر بھی سو کول. برو، نئے چیلنجز نئے موقع لاتے ہیں. اچھا سیریسلی راہل، میرا پورا گھر ناؤ اٹس این آن لائن ریٹیل اسٹور. دیکھ. واو. لیکن پیسے؟ کچھ سال پہلے دیوالی بونس کو انویسٹ کیا تھا. اور اب تو ہے LIC کا یولپ پلان نویش پلس. ایک بار انویسٹ کرو، انشورنس سے سرکشا کا لابھ اور مارکیٹ کی بڑھت کا فائدہ دونوں پاؤ. 1 سیک راہل. میڈم یو آر ڈبل کول. سر 50,000 ایڈوانس. اور اتنا کیش تو ہم نہیں لائے. اور آج بینک بھی بند ہے. علاج ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کا آسان سا ٹول. لیکن ارے فکر مت کیجیے، احتیاط برتیں گے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا. فون لائیے ادھر، یہاں فون لگائیے. ڈیجیٹل پیمنٹ سے لین دین ہو سکتا ہے آسان، محفوظ اور تیز. میں نے تو انہیں ڈیجیٹل پیمنٹ سکھا دیا ہے. آپ نے؟ کیونکہ RBI کہتا ہے ڈیجیٹل پیمنٹ اپناؤ، اوروں کو بھی سکھاؤ. گولڈی میٹ مٹن مسالے، جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے. آپ اس پہ یقین کر لیتے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میڈیا لٹریسی ایک بہت بڑا ٹول ایمرج ہو رہا ہے. اور اتنا ہی نہیں، بہت ساری یونیورسٹیز جو باہر ہیں، ابراڈ ہے، انہوں نے میڈیا لٹریسی کو ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ بنایا ہے ایجوکیشن میں. ایون ایلیمنٹری لیول سے ہی وہ بچوں کو سکھاتے ہیں، اسکول میں ہی سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اگر آپ یوٹیوب کر رہے ہیں ایکسس، آپ سوشل میڈیا نیٹ ورکس پہ ہیں، پلیٹ فارمز پہ ہیں، تو آپ کو کس طرح انفارمیشن کو ایکسس کرنا ہے، آپ کی رسائی کے جو طریقے ہیں وہ کیسے ہیں، آپ کیسے تشخیص کریں گے، ایویلویٹ کریں گے، آپ کیسے اس پہ سوچیں گے کہ یہ نیوز جو ہے یہ واقعی میرے لیے فائدہ مند ہے اور کیا مجھے واقعی یہ شیئر کرنی چاہیے. انفیکٹ ایک بہت اچھا پاپولر سلوگن ایمرج ہو رہا ہے، سینیٹائز بیفور یو شیئر. سینیٹائز کا یہ کووڈ کے دوران ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم کووڈ سے لڑ رہے تھے تو کووڈ کو سٹاپ کرنے کے لیے ایک سلوگن آیا کہ آپ ایک اڈاپٹ گڈ ہائیجین ٹو سٹاپ کووڈ.
تو پھر اس کو لے کے انہوں نے اس پہ ایک ماڈیفکیشن کی اور کہا کہ یوز گڈ انفارمیشن ہائیجین ٹو اسٹاپ دا اسپریڈ آف دس فیک نیوز اور مس انفارمیشن. یعنی کہ جیسے وہ جرائم کشی ہوتی ہے، آپ کو اسی طرح جو یہ میڈیا لٹریسی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایسا ٹول ہے کہ آپ کو یہ جو ہائیجین ہے، گڈ انفارمیشن ہائیجین ہے، وہ ڈیولپ کرنا ہے. آپ میں ایک ایبلٹی آنی چاہیے کہ آپ سمجھ سکے کہ یہ نیوز جو ہے یہ شاید مجھے قابل یقین نیوز نہیں ہے. اور جہاں تک فیک انفارمیشن کا تعلق ہے یا مس انفارمیشن کا تعلق ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک پینڈیمک ہے. یہ ایک پینڈیمک ہے آف کورس. اور مجھے تو یہ بھی آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کووڈ کے دوران ایک ٹرم کافی پاپولر ہوئی، انفوڈیمک. انفوڈیمک واز ٹو مچ آف انفارمیشن اباؤٹ دا پینڈیمک. اور اس طرح کنفیوژنز لوگوں کے دل و دماغ میں آ گئے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اور جتنا ڈیزیز کے بارے میں انفارمیشن تھی اتنا زیادہ اس بارے میں تھی کہ کون سے طریقے آپ اپلائیں کہ کووڈ کو بگا دیا جائے. اور اس میں بہت سارا مس انفارمیشن بھی آ گیا. کبھی یہ بتایا گیا کہ آپ تھالیاں بجا دیجئے، کبھی یہ بتا دیا گیا کہ آپ کینڈلز کو لائٹ اپ کیجئے، آپ ڈارکنیس رکھیے، اس سے کووڈ بھاگ جائے گا. کبھی یہ کہا گیا کہ آپ اگر پرٹیکولر جانور کا جو کچھ ایکسکریٹا ہے وہ کھائیں گے یا وہ جسم پہ آپ ملیں گے تو کووڈ بھاگ جائے گا. سو دیٹ از آل مس انفارمیشن، دیٹس آل فیک نیوز. لیکن اس کو کاؤنٹر کرنا اس کے لیے ایک کریٹیکل ایبلٹی ہے. اور بہت سارے آج کل میں نے جیسے کہا یونیورسٹیز میں، کالجز میں اور ایون اسکول لیول پہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو میڈیا کیسے یوز کرنا ہے. اینڈ دیٹس میڈیا لٹریسی. جیسے انفارمیشن لٹریسی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی میڈیا کانٹینٹ آ رہا ہے، آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ جو بھی کنزیوم کر رہے ہیں، وہ کیسے کنزیوم کریں اور اس پہ کتنا بلیو آپ کریں. اور یہ بھی زیادہ ضروری ہے کہ جو انفارمیشن ہم کنزیوم کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ اس کا سورس کیا ہے، کیونکہ سورس دیکھنا بھی کافی زیادہ ضروری ہے. There are different steps through which you can be a media literate. اور ایک پراپر سبجیکٹ ہے، اٹس اے سائنس ناؤ کہ آپ کیسے لوگوں کو میڈیا لٹریٹ بنا سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو کاؤنٹر کرے اور یہ جو پلیگ ہے مس انفارمیشن کا، فیک نیوز کا، اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں. تو بہت سارا سب سے بڑا اس میں نے جیسے کہا کریٹیکل تھنکنگ کا ہے. کریٹیکل تھنکنگ میں مجھے ایک بہت اچھی ایک چیز جو ہے وہ مجھے بہت پسند بھی ہے اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اس کے بارے میں بات کرتی ہوں. دیٹس میٹا کوگنیشن. اب میٹا کوگنیشن میں یہ ہے کہ how to question yourself about your own thinking. آپ اپنے آپ سے کیسے سوال کر رہے ہیں اپنی سوچ کے بارے میں. تو ہمیں اپنی سوچ کو سوال کرنا ہے. میرے پاس واٹس ایپ ایک کوئی شیئر کر رہا ہے ایک لنک. ناؤ جب میں اس کو پڑھتی ہوں اور مجھے کافی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ شیئر کروں، میں فارورڈ کروں. لیکن مجھے پہلے سینیٹائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو. مجھے اپنے انڈرسٹینڈنگ کو، اپنی سوچ کو سینیٹائز کرنا ہے اور مجھے یہ سمجھنا ہے کیا میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ اس میں جو لکھا گیا ہے وہ میری سوچ کے ساتھ ملتا ہے. دیٹس اے کنفرمیشن بائس. اینڈ وی آلویز سے دیٹ وی شوڈ چیلنج دس کنفرمیشن بائس کہ جو یہ کنفرمیشن بائس ہے آپ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں جو آپ کے خیالات سے شاید تال میل. انفارمیشن کو کنزیوم کرنے کے لیے اور اس پہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کو کیسے انالائز کر سکتے ہیں، آپ ہمیں بخوبی وہ پوائنٹس بول سکتے ہیں اور ہم مزید چاہیں گے کہ آپ اس پہ بات کریں. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے دوست کی طرف رخ کرنا چاہیں گے. مہوش، آپ سے جاننا چاہیں گے ایز اسٹوڈنٹ آپ کو کیا لگتا ہے میڈیا لٹریسی ہمیں کس حد تک ہمارے جو بلیفس ہیں اور ہمارے اوپینینس ہیں ان کو شیپ کرتی ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار گیونگ می دس اپارچونیٹی. سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ میڈیا لٹریسی ہوتا کیا ہے. Media literacy, it is the ability to understand, evaluate and solve the questions, solve the problems. جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں اس سے پہلے ایک بہت بڑا سکیم ہوا تھا. وہ سکیم ہم تک کیسے پہنچا جبکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا، میڈیا پلیٹ فارم تھا. انہوں نے ہم تک یہ پہنچایا کہ ہمارے کشمیر میں کتنا بڑا سکیم ہو رہا ہے. جن لوگوں نے اس میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا تھا ایون ان لوگوں کو بھی یہ پتا نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ میڈیا کے ساتھ لنک رکھیں کیونکہ جو بہت ٹائم تک ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی بولا کہ سکیم کا
जैसे कि कोविड की बात अगर हम यहाँ पे करें, कोविड पैंडमिक की बात अगर हम यहाँ पे करें, एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, तब सारे लोग जो है अपने घरों में बैठे हुए थे। एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट वो भी सारा बंद हो चुका था। तो उस टाइम पे हमारे पास एक ही जरिया था, वो था ऑनलाइन बेसिस। हम ऑनलाइन बेसिस पे अपने क्लासेस दे सकते थे, हम ऑनलाइन बेसिस पे अपने एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते थे। और जहाँ तक बच्चों की बात अगर हम करें, हमारे घरों में बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनकी बात करें तो उनको जब भी हम मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में दे देते हैं, उनके हाथ में थमा देते हैं, सबसे पहले हम उनको ये बात बोलते हैं कि कहीं ये ऐसा वैसा मैसेज ना वहाँ पे करें, उनको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि ताकि ये ऐसा वैसा कोई प्रोग्राम ना देखें। और हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम मीडिया के साथ कनेक्टेड रहें। बिलाल जी, आपकी तरफ फिर से रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आप शोबे तालीम से वाबस्ता हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे तालीमी इदारे हैं, खासकर अगर कश्मीर की बात करें, आपको क्या लगता है किस हद तक हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनमें मीडिया लिटरेसी को प्रमोट किया जा रहा है, या कैसे क्या इकदामात उठा सकते हैं जिससे हम अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और साथ में मीडिया लिटरेसी उनको प्रोवाइड कर सकता है? चूँकि इस वक्त हमारा इंफॉर्मेशन आउटलोड बहुत ही लोड है इंफॉर्मेशन का, इस इंफॉर्मेशन लोड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए ये देखा कि स्टूडेंट को कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है या नहीं लेनी है। और चूँकि इंफॉर्मेशन आउटलोड हमारे नेट भी अवेलेबल है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमें इन इंस्टीट्यूशंस में कैसे सिक्योर करना है क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बहुत सारी साइट्स हैं जो हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ओपन नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए बहुत काम हो रहा है और हो भी गया है। इंस्टीट्यूशंस में डायरेक्शंस हायर एजुकेशन से भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आती रहती हैं, आई भी हैं कि कैसे आप इसको फिल्टर करो और कैसे आप इसको चेक करो कितनी इंफॉर्मेशन देनी है। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक स्टूडेंट जब इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है, जब ये एक्सेस करता है, जिसको एक इंफॉर्मेशन इसको चाहिए, इसको हजारों इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसको देखना है कि मुझे कौन सा क्रेडिबल सोर्स है। इस क्रेडिबल सोर्स के लिए हमारे मीडिया सेल्स बनी है, यूनिवर्सिटी में बहुत काम हो रहा है। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी में, हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी में 11 यूनिवर्सिटीज़ जेके में है, इनमें भी बहुत काम हो रहा है कि कैसे हम स्टूडेंट को स्ट्रीमलाइन करें कि क्या कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कैसे चाहिए। इन्होंने अभी मीडिया लिटरेसी में ये कहा कि डॉक्टर अफशान ने, प्रोफेसर अफशान ने अभी कहा कि व्हाट्सएप के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है, फेसबुक के थ्रू इंफॉर्मेशन आती है। क्या ये हम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मानेंगे या नहीं मानेंगे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन? इसके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन गेट होता है। इंफॉर्मेशन गेट से जो इंफॉर्मेशन आती है वही हम क्रेडिबिलिटी मानते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न वर्ल्ड में कि हमें ये देखना है कि हमें क्या एक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई, क्या ये क्रेडिबल है या नहीं है। अपनी मेंटल एबिलिटीज को यूज करना, क्या ये इंफॉर्मेशन जो है क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं आगे भेज सकता हूं, अगर मेरा कोई नोट बनाना है या अगर मुझे कोई रिसर्च पेपर बनाना है या अगर मुझे कहीं स्पीच देनी है, क्या ये इंफॉर्मेशन क्रेडिबल है या नहीं है। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें इस वक्त जो यूथ फॉर्म्स हैं आजकल, जो ये टूल्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स बनाते हैं, वो भी इस पे काम कर रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्योंकि एक टूल बन गया व्हाट्सएप, इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी जा सकती है। इसकी क्रेडिबिलिटी देखना कि ये है या नहीं है, क्योंकि हमने देखा इंटरनेट में फेसबुक की जो एक अकाउंट खोलता है, इसकी चोरी हो जाती है, कोई इसको वर्चुअल ये बनाता है और फिर उसको यूटिलाइज करके किसी और को इंफॉर्मेशन देता है। मैं आपको गर्व की बात कहूँगा, मेरी शरीके हयात जो है, इनको 2017 में 2-3 मैसेजेस आ गई और मैसेज किससे आई? मेरे फोन से आ गई। अच्छा। मेरे फोन का नंबर क्लोन करके कहीं और व्हाट्सएप पे एक और नंबर से, तो उनको लगा ये मेरी इंफॉर्मेशन है, तो उनको पैनिक हुआ डेवलप। ऐसी चीजों को देखना, क्या ये है सही नंबर से आ रही है
मुझे 3 नंबर्स ब्लॉक करने पड़े बिकॉज दे वर क्लोन्ड एंड द इंफॉर्मेशन वाज फ्लोड टू माई बेटर हाफ फ्रॉम द सेम नंबर्स विच आई यूज. सो इन चीज़ों में हमें बहुत ख्याल. मुझे लगता है हमारे नाजरीन को और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि हमारे पास जो रिलायबल सोर्सेज भी होते हैं या हमारे पास जो ऑथेंटिक सोर्सेज भी होते हैं, हम उनको भी एज गॉस्पेल ट्रूथ ना ले, बल्कि उस पर भी हम क्वेश्चन करें, उसको भी हम देखें कि इसका सोर्स क्या है. और बाज़ औक़ात जैसे अफशाना मैम ने भी फरमाया कि ऐसा होता है कि हमारे साथ जो हमारे बिलीव्स के साथ जो मैच होती है इंफॉर्मेशन, हमारे बिलीव्स के साथ जो न्यूज़ मैच होती हैं, हम उस पर ज़्यादा यकीन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एज मुस्लिम अगर हम देखें, हमारे पास कोई ऐसी मैसेज आई कि किसी मुस्लिम को मारा गया फॉर एग्जांपल, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हम उतावले हो जाते हैं और अपनी रिलीजियस सेंटिमेंट जो हमारी हर्ट होता है, हम बगैर सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं. उस चीज़ को भी समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जिनको एनालाइज करके हम इस कंटेंट को देख सकते हैं. हम सीधे अफशाना मैम की तरफ आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि हम जहाँ तक फैक्ट चेकिंग की बात करेंगे, कितना ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे पास क्या टूल्स है जिससे हम ये इंफॉर्मेशन, खासकर आप न्यूज़ से बिलोंग करती हैं, तो न्यूज़ को एनालाइज करें और फैक्ट चेक करें. जी, इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं. अगर आप सोशल मीडिया से न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं, देन इट्स ऑल मोर एक रिक्वायरमेंट है कि आप बहुत ज़्यादा गार्डेड रहे, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे. आप ध्यान दें कि जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया से आ रही है वो कितनी क्रेडिबल है. अब इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं और बहुत सारे डिजिटल टूल्स भी आजकल आ गए हैं. अगर हम डिजिटल टूल्स की बात करें, देयर इज़ ऑलरेडी लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन है, डिजिटल टूल्स है. बहुत सारे पॉपुलर भी हैं, जैसे फैक्ट चेक है गूगल का, गूगल एक्सप्लोरर का, या आपका यहाँ पे इंडिया में आजकल बहुत फेमस होता जा रहा है ऑल्ट न्यूज़ है, वो फैक्ट चेक करते हैं. उनका एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, डिजिटली सपोर्टेड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको वो एम्प्लॉय करके ये बता देते हैं कि ये जो आपने फोटोग्राफ देखा, ये जो काफ़ी वायरल हुआ, ये असल में इस तरह एक डीप फेक है, या ये कि इसका ये इस डेट पे नहीं लिया गया था, ये जो है ये कई सालों पहला का एक फोटोग्राफ है जिसको आज इस्तेमाल किया गया है. सो दे हैव दैट मैकेनिज्म. अब इस मैकेनिज्म के लिए क्या हो रहा है कि दीज सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस और ये जो ऑनलाइन फोरम्स हैं, ये ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, स्पेशली जो सहाफत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जर्नलिज्म से, और वो सिखाते हैं कि आपको कैसे एज जर्नलिस्ट फर्स्ट हाउ यू शुड ट्रेन यूर सेल्फ कि मैं जो न्यूज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ या सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ या किसी का कोट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कितना क्रेडिबल है. एक तो वो है कि बहुत सारे डिजिटल टूल्स है. दूसरा ये भी है कि और एक मैं वो बता दूंगी कि हालांकि वो काफ़ी इजी है, मुझे तो लगता है कि जर्नलिस्ट से ज़्यादा हमें ये स्टूडेंट्स में, यूथ में वो काफ़ी पॉपुलराइज करना चाहिए. रिवर्स इमेज सर्च भी एक होता है कि जब आप कोई भी फोटोग्राफ आपके पास आ जाए, आप कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये वाकई एक रियल फोटोग्राफ है, और इसलिए किसलिए इनफैक्ट ये भी पता चलता है कि इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये किसने ये क्लिक किया है फोटोग्राफ और किस टाइम पे किया है. ये तो कुछ ऐसे टूल्स है जो कि डिजिटली अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है. अदर देन दैट हमें एक जो ऑफलाइन ट्रेनिंग करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को, जर्नलिस्ट को. उसमें यही होता है पहला सबसे बड़ा कि जो प्राइमरी सोर्स है उसको आप क्रॉस चेक करें. आपको न्यूज़ आ गई किसी भी लिंक से आ गई, आप वो लिंक ओपन करें, आप देखिए इस लिंक जो है ये किसका, क्या ये किसी ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल का है, क्या ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप का है, कोई फोरम है, क्या ये या ये कोई ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि ज़्यादा वेल नोन नहीं है, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, तो आप, या क्या ये एनोनिमस है. आप देखिए फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन का आजकल जो एक ग्रोइंग कंसर्न है वो ये है कि हम जो इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं इट्स कमिंग फ्रॉम लॉट ऑफ एनोनिमस सोर्सेज, और एनोनिमिटी इज अ बिग कर्स ऑन इंटरनेट. कि आपके जो लोग हैं, फेसबुक पे भी जो लोग हैं, वो जो दिखा रहे हैं अपना डीपी है, उनका अकाउंट है, नाम है, वो सारा का सारा फेक होता है. दे आर इन ए इम्पोस्टर सिंड्रोम. वो क्या करते हैं कि वो कुछ और होते हैं लेकिन अपना नाम कुछ और रखते हैं. सो उसको कैसे आप वेरीफाई करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है. और इसके साथ ज्यादा बड़ा ये कंसर्न है कि जिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप हैं, क्या वो वाकई सिक्योर है. अब फेसबुक जैसा एक प्लेटफॉर्म, इतना मिलियंस ऑफ यूजर्स,
اور وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں. دے سیل اٹ ٹو سم تھرڈ پارٹی. اسی طرح بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں کے پاپولر پلیٹ فارمز نے آپ کی پرسنل انفارمیشن کو سیل آؤٹ کیا. سو جب ایسا سچویشن ہو، پہلے ہمیں پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم جو ہم یوز کر رہے ہیں ان کے بارے میں سینسٹائز کریں جی آپ نے اویئرنیس کی بات کی. مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد ہی یہی تھا اور آج یہ ٹاپک ہم نے اس لیے چوز کیا تاکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ اس چیز سے اویئر ہو کہ میڈیا لٹریسی آخر ہے کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ناظرین کو یہ پوائنٹس بولنے کے لیے، اور کافی سارے ٹولز کے بارے میں آپ نے بات کی. ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین یہ ٹولز ضرور استعمال کریں گے اور جو بھی ان کے پاس انفارمیشن پہنچ رہی ہے وہ اس پہ غور و فکر ضرور کریں گے، اس کے سورس کو کوشچن کریں گے، اپنے بائس کو کوشچن کریں گے، آرگنائزیشنز کے بائس کو کوشچن کریں گے. وقت کی قلت کی وجہ سے اس موضوع پر مجھے لگتا ہے جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، لیکن آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اتنے کم وقت میں بھی آپ نے بہت اہم پوائنٹس ہمارے سامنے رکھے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنا وقت ہمیں دینے کے لیے. ہمیں امید ہے کہ آج کا شمارہ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس شمارے میں ہم نے جتنے بھی پوائنٹس کے بارے میں بات کی، ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اپنی زندگیوں میں وہ لائیں گے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے شمارے کے لیے بس اتنا ہی. دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.